नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी के 7वें चैप्टर ऑन आवर नॉलेज ऑफ जनरल प्रिंसिपल सामान्य नियमों के बारे में हमारा ज्ञान उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इसको पिछले चैप्टर से कनेक्ट करें जो कि ऑन इंडक्शन था, इंडक्शन में रसेल ने इंडक्शन की प्रॉब्लम पे हमारा ध्यान लेकर के आए वो, और उन्होंने बेसिकली ये बताया कि कोई भी साइंटिफिक थ्योरी जो होती है उसके बेसिस में कैसे इंडक्शन का प्रिंसिपल लाई करता है। आप कुछ सामान्य चीजें अपने दिनचर्या में देखते हैं, कुछ चीजें आप आभास करते हैं, उन आभास के बेसिस पे क्योंकि वो बार बार साथ हो रही हैं, इसलिए उस आभास के बेसिस पे आप उन दोनों के बीच में कड़ी जोड़ते हैं, और उस कड़ी को जोड़ने के बाद आप एक थ्योरी निकालते हैं कि ये अगर इतनी बार साथ देखा गया है तो ये हर बार साथ ऐसे देखा जाएगा। इफ एक्स देन वाई। ठीक है। रसेल ने हमें ये दिखाया कि हमारे पास ये कहने के लिए कि इफ एक्स देन वाई ये एक एटर्नल ट्रुथ है या ये हमेशा ही होगा, ऐसा कहने के लिए जो हमारे पास बहुत सारे आर्गुमेंट्स नहीं हैं, और आर्गुमेंट्स जो हैं वो कई बार जो अंग्रेजी में हम एक फ्रेज यूज करते हैं, दे फॉल शॉर्ट। ठीक है। तो इस परिचर्चा को लेकर के अब हम लोग आते हैं जनरल प्रिंसिपल्स और इंडक्शन के एग्जाम्पल पे, जहाँ पे रसेल हमें ये बताते हैं कि कुछ जनरल प्रिंसिपल्स को एक्सप्लोर करना है, जो कि हमें उन प्रिंसिपल्स जैसे जो कि हमें इंडक्शन के मिले। अब ये जनरल प्रिंसिपल्स क्या है? ये फंडामेंटल ट्रुथ हैं जो कि न प्रूव किए जा सकते हैं न डिस्प्रूव किए जाते हैं एज डायरेक्ट एक्सपीरियंस। बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल ट्रुथ्स हैं कि जैसे एक फंडामेंटल ट्रुथ आप अगर मैटर के बारे में मान लें तो वो ये है कि एटम इज मोर और लेस हॉलो। इट इज अ फंडामेंटल ट्रूथ। अब it has been proven. Now there may also be some fundamental truths that are not proven. For example, the string theorist, जो स्ट्रिंग थ्योरी वाले हैं वो ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, जो इंडिविजुअल ग्लूऑन्स हैं, मेसॉन्स हैं, कॉर्क्स हैं, ये सब के सब एक वाइब्रेटिंग पैटर्न है, एक स्ट्रिंग है जो कि वाइब्रेट कर रही है किसी एक डायमेंशन में। अब उनके लिए जो ट्रुथ है वो ये है, अब इसे वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से प्रूव नहीं कर सकते। ये उनके लिए एक फंडामेंटल ट्रुथ है। तो when using induction we move from recognizing a specific case to understanding a broader truth। इंडक्शन की जो पद्धति होती है उसमें हम इन स्पेसिफिक इंस्टेंसेस को लेते हैं, स्पेसिफिक केसेस को लेते हैं। हम एक जनरल सेट नहीं लेते, हम एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर सेट की बात करते हैं, एक स्पेसिफिक इवेंट की बात करते हैं, और उस इवेंट से हम कुछ जनरल प्रिंसिपल, एक ब्रॉडर ट्रुथ वो हम कन्वे करना चाहते हैं। इसके प्रत्यक्ष जो एग्जाम्पल होते हैं, रसेल कह रहे हैं कि वो हमें अरिथमेटिक यानी गणित में प्राप्त होते हैं, जैसे कि यह एक सत्य कि दो और दो चार होते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक फंडामेंटल ट्रुथ है। तो ये फंडामेंटल ट्रुथ एक एग्जाम्पल है जहां पे आप अपने दो और दो के एक्सपीरियंस को, दो सेब और दो आलू, दो केले और दो स्ट्रॉबेरी, तो एक चीज के दो इंस्टेंसेस को, और उन्हीं दो इंस्टेंसेस को दो बार देखने पे आप कह रहे हैं कि चार होगा। तो ये कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जो कि आप, जिन पे आपकी रीजनिंग, जिन पे आपकी मौलिक दिनचर्या बेस्ड है, आपकी रोज की जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ है वो बेस्ड है, कि दो प्लस दो हमेशा चार होगा, आप कहीं भी जाएं। तो ये कुछ फंडामेंटल ट्रुथ्स की बात है, और रसेल कहते हैं कि ऐसे फंडामेंटल ट्रुथ्स हमें अरिथमेटिक में मिलते हैं या हमें गणित में मिलते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये जो अरिथमेटिक का जो फंडामेंटल ट्रुथ है,
ये लॉजिकल रीजनिंग पे भी अप्लाई होता है, और अगर प्रेमिसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा। ये अगर आप कोई एक आर्गुमेंट फॉर्मुलेट करते हैं और वहां पे प्रेमिसेस ट्रू हैं, तो आप जो कंक्लूजन लेंगे वो ट्रू होगा। ये आप अपने इंस्टेंस में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार, 100 बार देख करके ये आप एक जनरल प्रिंसिपल प्रोपाउंड करते हैं कि अगर आपके प्रेमिसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा। अब our grasp these principles follow the same pattern as induction, reinforcing confidence in them. ये जो प्रिंसिपल है, जो हम समझ रहे हैं, जो पैटर्न के थ्रू हम इंडक्शन के प्रिंसिपल को अप्लाई करके जो हम ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल या जर्नल प्रिंसिपल या फंडामेंटल ट्रूथ या ब्रॉडर ट्रूथ हम निकाल रहे हैं, इनसे हम इतनी बातों को प्रूव कर पा रहे हैं, इससे जो हमारा कॉन्फिडेंस है थ्योरी में वो बढ़ता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमारा जो भरोसा है वो इतने सालों में अगर बढ़ा है तो वो इस बात से बढ़ा है कि अलग अलग इंस्टेंसेस पे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में, अलग अलग ऑब्जर्वेशंस में आइंस्टीन के थ्योरी की जो प्रेडिक्शंस थी वो वैलिड पाई गई। तो ये कुछ पैटर्न्स देख के हम जो एक थ्योरी का फॉर्मुलेशन करते हैं इंडक्शन के बेसिस पे और जो जनरल प्रिंसिपल्स तक पहुंचते हैं, ये इन्हीं के कारण है कि हमारा जो वर्ल्ड है उसके बारे में हम मॉडल बना पा रहे हैं, उसके बारे में हम रीजनिंग कर पा रहे हैं, उसे हम सक्सेसफुली यूज कर पा रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो भरोसा है वो और प्रगाढ़ होता है, वो और रीइंफोर्स होता है। अब लॉजिकल रीजनिंग जो है ये एक पद्धति है जहां पे आप उन प्रिंसिपल्स को खोजने की कोशिश करते हैं जो आपके इमीडिएट एक्सपीरियंस में नहीं। यू कंस्ट्रू अ लॉजिक ओनली when you cannot have a direct perception based on your experience, when you have to infer। जब आपको अनुमान लगाना होता है, वो अनुमान आपको तभी लगाना होता है जब आपके पास कोई वस्तु या कोई चीज प्रत्यक्ष न हो। अगर प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या। आपको कोई अपने एक्सपीरियंस को जस्टिफाई करने के लिए इन्फेरेंस की जरूरत नहीं होती। तो रसल इसे समझाने के लिए एक एग्जांपल देते हैं और वो कहते हैं कि अगर हम ये माने कि कल 15 थी तो आज 16 होगी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति कहता है तो आप, क्योंकि गणित के नियमों को आप जानते हैं, आपने पैटर्न वगैरह देखे हैं, ऐसा हमेशा होता आया है, आपने महसूस किया है, जाना है इस सत्य को, इसलिए आप उसकी बात पे हामी भर देते हैं। अब इसके लिए एविडेंस क्या होगा कि कल 15 थी तो 16 है। भाई ये ऐसा होता आया है कि 15 के बाद 16 आती आई है, तो 15 के बाद 16 ही आएगी। अब ये आपको एक लॉजिकल प्रिंसिपल, एक मूलभूत लॉजिकल प्रिंसिपल को दिखाने पे या देखने पे मजबूर करती है, और वो जो लॉजिकल प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर एक्स सत्य है तो वाई भी सत्य होगा। इफ एल्स की जो हम लोग कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग में जो हम लूप बनाते हैं, इफ देन एल्स, तो अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, एक्स सत्य है तो वाई सत्य होगा। तो ऐसे कुछ फंडामेंटल लॉजिकल प्रिंसिपल्स जो है वो हम लोग बनाते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, अपनी थ्योरी के बेसिस पे। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये बड़े जरूरी हैं क्योंकि ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं हमारे सेंसरी एक्सपीरियंस के बियॉन्ड। हमारी जो इंद्रियानुभव, जो समझ है, जो ज्ञान है, जो प्रत्यय हैं, उनसे परे ज्ञान के एक पूरे संसार को ये हमारे सामने वाजिब करते हैं। इट इज सेल्फ एविडेंट, गवर्न्ड बाय प्योर थॉट रेदर देन ऑब्जर्वेशन। कोई चीज आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी पैटर्न पे डिपेंडेंट है जो कि एक्सटर्नल मटेरियल रियलिटी में है।
तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे रसल लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करते हुए डायलॉग को लेकर के एक डायलॉग इनिशिएट करते हैं कि आप डेट कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसका एक छोटा सा एग्जांपल रसल ने हमारे सामने रखा। अब अगर हम लॉजिक के फाउंडेशंस पे जाएं तो हमें लॉज ऑफ थॉट मिलते हैं, जिन्हें मानना पड़ेगा बिना कुछ प्रूफ किए हुए। तो एक प्रकार से वो हमारे समझ के बेसिक एक्सियोम्स हैं, वो मदरबोर्ड है जिनके ऊपर आपका ये दुनिया का जो नॉलेज है उसको प्रोसेस करने के लिए चिप। तो ये जो लॉज ऑफ थॉट हैं ये आपको मानने पड़ेंगे बिना किसी और सत्य को माने, जैसे कि किसी थ्योरी में आप कुछ एक्सियोम्स बनाते हैं। अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हालांकि आर्बिट्ररी हो सकते हैं, ये एम्बिग्यूअस हो सकते हैं, लेकिन इनमें एक इनहेरेंट सर्टेनिटी है, एक निश्चितता है इनके होने की। अब वो लॉज ऑफ थॉट क्या है? पहला तो है लॉ ऑफ आइडेंटिटी, जो है वो है, वॉट एवर इज। लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, एक साथ कोई भी चीज हो और नहीं हो ऐसा नहीं हो सकती है। और लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल कहता है कि एवरीथिंग मस्ट ईदर बी और नॉट बी, कि हर कोई चीज या तो हो सकती है या नहीं हो सकती। तो जो है वो है लॉ ऑफ आइडेंटिटी, कोई भी चीज एक साथ होना भी और नहीं होना ऐसा नहीं हो सकती। लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल, कि कोई भी एक चीज या तो हो सकती है या तो नहीं हो सकती। अब हम इन्हें लॉज क्यों कहते हैं, पर्टिकुलरली लॉज ऑफ थॉट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेसिक एक्सियोम्स हैं, ये वो लॉज हैं जो कि एक तरीके से हमारी थिंकिंग को गवर्न करते हैं, लेकिन ये डिक्टेट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इन पे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है हमारी दुनिया की एक बेसिक समझ, एक थ्योरी मेकिंग के लिए। तो ये बतला क्या रहे हैं ये लॉज ऑफ थॉट? ये लॉज ऑफ थॉट ये बतला रहे हैं कि जो इनहेरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रुथ है वो कैसा है, और हमारी जो रीजनिंग है क्या वो अलाइन होती है अगर हम सही सोचते हैं तो। तो क्या हमारी जो थिंकिंग है वो एक्सटर्नल ट्रुथ को वैलिडेट करती है या उसके साथ चलती है या नहीं, ये हमें ये इनहेरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रुथ बताते हैं। ठीक है। अब रैशनलिज्म और इंपीरिसिज्म पे हमारा ध्यान लेके आना चाहते हैं रसल, और वो कंटेक्चुएट करके ये कहते हैं कि देखिए, दो फिरके थे, दो सेक्ट थे, दो संप्रदाय थे। एक संप्रदाय था ब्रिटिश एम्पिरिसिस्ट का, ब्रितानी अनुभववादियों का, जिनमें लॉक, बर्कले और ह्यूम आते हैं, जिनका मंतव्य ये था कि जितना भी ज्ञान है वो अनुभव से आता है। उनके विपरीत बुद्धिवादी थे, और बुद्धिवादी ये कहते थे, जैसे कि डेकार्ट और लाइबनिट्ज, कि हमारा जो ज्ञान है वो कुछ इन्नेट प्रिंसिपल से आता है, जो कि हमारे एक्सपीरियंस से परे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो अगर हम इन दोनों फिरकों के डिस्टिंक्शन को समझने की कोशिश करें तो रैशनलिज्म जो है वो ये थ्योरी है जो कि क्लेम करती है कि रीजन ही हमारे नॉलेज का एक सोर्स है। अनुभववादी दूसरे हाथ पे कहते हैं कि एक्सपीरियंस ही हमारे नॉलेज का एकमात्र सोर्स है। रैशनलिस्ट जो होते हैं वो इंट्यूशन में बिलीव करते हैं, एम्पिरिसिस्ट जो होते हैं वो इंट्यूशन में बिलीव नहीं करते हैं, और रैशनलिस्ट फाइनली ये कहते हैं कि हमें इन्नेट नॉलेज होती है, कॉन्सेप्ट्स के बारे में नॉलेज होती है। और
जो एम्पिरिसिस्ट हैं वो कहते हैं कि माइंड जो है वो टैबुला रासा है, यहाँ पे कोई भी इन्नेट नॉलेज नहीं होती। अब रसल इस डिबेट पे हमारा ध्यान लेकर के आना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे नॉलेज की जो समझ है, जो ज्ञान की एक समझ है, उस पे वो प्रश्न चिन्ह इस डिबेट के थ्रू उठाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हमारे नॉलेज जो हमें प्राप्त है उसका बेसिस क्या है। उसका बेसिस क्या प्रत्यय है, अनुभवातीत प्रत्यय, या उसका बेस अनुभव है, आपका एक्सपीरियंस है। अब रसल यहाँ पे ए प्रायरी नॉलेज के बारे में डिस्कशन करते हैं और रसल कहते हैं कि लॉजिकल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आप प्रूव नहीं कर सकते अपने एक्सपीरियंस के से, और वो डिपेंडेंट पूरे इंडिपेंडेंट भी नहीं है वो लॉजिकल प्रिंसिपल्स आपके एक्सपीरियंस से। While logical principles cannot be proven by experience, they are not entirely independent of it. Logical principles को भले ही आप अपने एक्सपीरियंस से प्रूव ना कर पाए, लेकिन वो आपके एक्सपीरियंस से परे हों ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस जो होता है वो किसी जनरल प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज करने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए बहुत ही आवश्यक है, और इस सेंस में वो रैशनलिस्ट के थॉट से मेल खाते हैं। एक्सपीरियंस जो है, मैं इस बात को फिर से दोहराता हूं कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो बहुत जरूरी है कुछ जर्नल प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट करने के लिए, और इस सेंस में वो रैशनलिस्ट के साथ बिल्कुल एग्री करते हैं। लेकिन जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है कि जो इन्नेट प्रिंसिपल्स हैं वो ही हमारा नॉलेज का बेसिस नहीं है। अब इन्हीं इन्नेट प्रिंसिपल्स के लिए मॉडर्न फिलोसफी में एक बेहतर शब्द इस्तेमाल किया गया है, और वो है ए प्रायरी नॉलेज। अब ए प्रायरी नॉलेज क्या है, इस पे हम लोग आगे अपना डिस्कशन करेंगे अगली अगली स्लाइड में। लेकिन इन्नेट प्रिंसिपल्स को जो मॉडर्न फिलोसफी है उसने इस आइडिया इन्नेट प्रिंसिपल के आइडिया को रिफाइन करके ए प्रायरी नॉलेज को लेकर के आई है। और ये वो ट्रुथ हैं जिनको आप एक्सपीरियंस से डराइव नहीं करते, बट एक्सपीरियंस से रिकॉग्नाइज करते। मतलब कुछ ए प्रायरी ट्रुथ्स ऐसे हैं जो कि आपके एक्सपीरियंस से नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस एक माध्यम बन रहा है, आपका अनुभव एक माध्यम बन रहा है उन्हें पहचानने के लिए, उन्हें समझने के लिए। तो ये जो ए प्रायरी प्रिंसिपल्स हैं ये आपके एक्सपीरियंस से परे तो हैं, लेकिन इस सेंस में कि वो आपके एक्सपीरियंस से डराइव नहीं होते, लेकिन वो आपके एक्सपीरियंस के थ्रू ही रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। अब हालांकि सारी नॉलेज जो है वो आपको एक्सपीरियंस से मिलती है, लेकिन जो ए प्रायरी ट्रुथ है ये इसका अपना महत्व है, क्योंकि हम इसके स्वभाव को तभी समझते हैं जब हम इसके सेल्फ एविडेंट नेचर को देखते हैं। तो ये आपके एक्सपीरियंस को प्रूव नहीं करती, बल्कि ये आपके एक्सपीरियंस से परे एक सेल्फ एविडेंट ट्रुथ के तौर पे एग्जिस्ट करती है। अब ए प्रायरी नॉलेज क्या होती है? ए प्रायरी नॉलेज वो होती है, इज अ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन नॉट ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। आपके इस भौतिक जगत की समझ से परे, या इस समझ पे बेस्ड जो नॉलेज नहीं है, वो नॉलेज जो आपके सेंस एक्सपीरियंसेस से नहीं आई है, वो ए प्रायरी नॉलेज है। ए प्रायरी मतलब दैट विच कम्स बिफोर, फ्रॉम दैट विच कम्स बिफोर।
ए मतलब फ्रॉम और प्रायरी दैट विच कम्स बिफोर। तो ए प्रायरी नॉलेज इस सेंस में वो नॉलेज है जो कि आपके माइंड में एग्जिस्ट करती है बिफोर एनी नॉलेज और ऑब्जर्वेशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। वो कुछ अनुभवातीत सत्य जो कि आपके अनुभव जगत के जो अनुभव है आपके उससे परे एग्जिस्ट करती है, उससे पहले एग्जिस्ट करती है। अब रसल यहाँ पे अपने इस पे कमेंट देते हैं और वो कहते हैं कि ये जो एम्पिरिसिज्म है ये इस बात को असर्ट करने में बिल्कुल ही ठीक है कि जो एग्जिस्टेंस है उसे सिर्फ एक्सपीरियंस के थ्रू जाना जा सकता है। जो एग्जिस्टेंस है, जो सत्ता है, उसे केवल अनुभव के रूप में जाना जा सकता है, अनुभव से जाना जा सकता है। और अगर आपको किसी ऐसे चीज की एग्जिस्टेंस को प्रूव करनी है जो कि आपके डायरेक्ट एक्सपीरियंस में नहीं है, तो उस बात को प्रूव करने के लिए आपको जो रेफरेंस देना होगा वो रेफरेंस तो वही होगा जो आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग उपमान में करते हैं, उपमान में हम देखी हुई गाय के जो चरित्र है या जो उसका उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको देख करके जो हम यह अनुमान लगाते हैं कि नील गाय जो है वो क्योंकि गाय जैसी दिखती है तो शायद मेरे सामने ये जो नील गाय जैसी गाय है वो नील गाय नील गाय है। जो गाय जैसी दिखने वाला ये जानवर है वो नील गाय। तो अगर आपको कुछ ऐसी चीजों को समझना होगा जो आपके डायरेक्ट एक्सपीरियंस में नहीं है, तो आपको उनको रेफर करना होगा। अब ये जो है ये अलाइन करता है थ्योरी ऑफ नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन, जो कि रिलाई करता है नॉलेज बाय एक्वेंटेंस से। तो रसेल की थ्योरी के साथ ये अलाइन करती है ये चीज। और ये पॉइंट को मैं एक बार आपके साथ फिर से दोहराना चाहूंगा, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको किसी चीज को की एग्जिस्टेंस को प्रूव करना होगा जो कि आपके डायरेक्ट एक्सपीरियंस में नहीं है, तो क्योंकि उपमान की केस में जो गाय है वो हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती वो हमारे एक्सपीरियंस में रहती है और हम उनको रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये बड़ा जो है एक 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 कंपोजिट एग्जांपल है जो है कि कैसे जो थिंकिंग है वो किसी एक पर्टिकुलर थिंकर या टाइम पे बेस्ड नहीं, कैसे इतनी पुरानी थ्योरी आज के रसेल के थ्योरी के साथ का एक हम कनेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद रसेल बिस्मार्क का एग्जांपल देते हैं और हमें ये बताते हैं कि ये जो हमारी बिस्मार्क की जो एग्जिस्टेंस की समझ है या उसके बारे में जो हमारी मान्यता है कि बिस्मार्क नाम का जर्मनी का पहला चांसलर कोई एक व्यक्ति था, वो सेंस डेटा से आता है थ्रू टेस्टिमनी। किसी की कही हुई बात या कहीं लिखी हुई बात को हम सत्य मानते हैं जो कि हमें सेंस डेटा से मिलती है। तो बिस्मार्क के होने के लिए हम अपने सेंस डेटा पे बिलीव करते हैं और वो सेंस डेटा हमें टेस्टिमनी देता है रेदर देन डायरेक्ट एक्वेंटेंस। हम बिस्मार्क के होने को एग्जैक्टली exactly नहीं जानते, हम उसके होने के बारे में मान्यता जो है हम उसको जानते हैं, जो एक बिलीफ है अलग अलग चीजों पे उस पे हम उसके बेसिस पे हम जानते हैं। और इस सेंस में रसल कहते हैं कि जितनी भी नॉलेज है उसका एग्जिस्टेंस आपके एक्सपीरियंस में है। फिर मैथमेटिक्स एज ए प्रायरी नॉलेज, मैथमेटिक्स पे चर्चा करते हैं रसेल, और मैथमेटिक्स को बताते हैं कि कैसे प्योर मैथमेटिक्स में आपको ए प्रायरी नॉलेज मिलती है जो कि एम्पिरिसिस्ट क्लेम को रिफ्यूट करती है कि आपकी जितनी भी नॉलेज है वो एक्सपीरियंस से आ रही
एम्पिरिसिस्ट ये कहते हैं कि आप बार बार ये ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि 2 + 2 4 होता है, और इसके बेसिस पे आप ये एक इंडक्टिव सर्टेनिटी की तरफ पहुंचते हैं कि 2 + 2 4 होता है, रेदर देन 2 + 2 = 4 बीइंग अ इनेट कॉन्सेप्ट और ए प्रायरी कॉन्सेप्ट। तो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग तब होती है जब आप एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स को स्पेसिफिक इंस्टेंसेस से डिड्यूस करते हैं। स्पेसिफिक इंस्टेंसेस क्या हुए? दो सिक्के हो गए, दो किताबें हो गई, दो आम हो गया, दो केला हो गया, दो सेब हो गया। ये स्पेसिफिक इंस्टेंसेस हैं। मैथमेटिक्स तब स्टार्ट होती है जब आप इन स्पेसिफिक इंस्टेंसेस से एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स निकालते हैं, और वहां पे आप जनरल प्रिंसिपल्स लगाते हैं जो कि आपके पर्टिकुलर केसेस के समझ के परे हैं। आप स्पेसिफिक इंस्टेंसेस पे यूज करते हैं अपने एब्स्ट्रैक्शन के प्रिंसिपल को, और अपने एब्स्ट्रैक्शन के बेसिस पे आप स्पेसिफिक इंस्टेंसेस से नंबर्स निकालते हैं, और उन नंबर्स पे आप जनरल प्रिंसिपल्स लगाते हैं, उनके बीच जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं उनको आप अप्लाई करते हैं, और ये देखते हैं कि कैसे वो हर जगह लाई करते हैं। एक बार जब ये एब्स्ट्रैक्शन चालू हो जाती है, तो फिर सर्टेनिटी की हम नहीं खोजते होते हैं, हम एविडेंसेस खोजते होते हैं, ताकि नए एग्जांपल्स मिले, नए एविडेंस मिले। तो वो जो नया एविडेंस मिलता है वो सर्टेनिटी इंक्रीज नहीं करता। जो 100% सर्टेन है उसको आप और इंक्रीज नहीं कर सकते। आप सिर्फ उसके इंस्टेंसेस को इलस्ट्रेटिव एग्जांपल के रूप में यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इस प्रकार एक नेसेसिटी के ऊपर आते हैं मैथमेटिकल ट्रुथ्स में। एक नेसेसिटी की क्वालिटी हम देखते हैं कि 2 + 2 हमेशा 4 होगा। ये हमने जो अ, एक अपने एक्सपीरियंस से, अपने दो ऑब्जेक्ट्स के एक्सपीरियंस से हमने जो ये एक जनरल प्रिंसिपल, एक ए प्रायरी नॉलेज हमने जो क्रिएट की है, जो एक ए प्रायरी नॉलेज है, वो कैसे हमारे एक्सपीरियंस से अलग है, और हमेशा लाई करती है, एक नेसेसरी रिलेशन फॉलो करती है कि एक्स तो वाई हमेशा। अब मैथमेटिकल नेसेसिटी वर्सेस एम्पिरिकल जनरलाइजेशन। Empirical generalizations are contingent facts, true in our world but imaginable as false in another। जो हम अपने अनुभवों से सामान्यीकरण करते हैं चीजों का, अपने एक्सपीरियंसेस का, वो नेसेसरी ट्रुथ नहीं है, वो कंटिंजेंट ट्रुथ है, वो कंटिंजेंट फैक्ट है। वो हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है। वो डिस्क्राइब करते हैं कि क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द केस, नॉट व्हाट मस्ट बी द केस। वो ये बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है ये नहीं बताते, या ऐसा होगा ये नहीं बताते। उनमें सर्टेनिटी नहीं है। जबकि जो मैथमेटिकल ट्रुथ्स हैं वो नेसेसरी हैं। 2 + 2 is always equal to 4, and it exist in all the possible worlds and cannot be otherwise। एक पॉसिबल वर्ल्ड की एक परिकल्पना दार्शनिकों के बीच में बड़ी प्रचलित है, और इसका इस्तेमाल होता है ये शो करने के लिए कि आप जो सोच रहे हैं, जो आपका नॉलेज है इस दुनिया के फैक्ट्स के बारे में, क्या वो एक सपोजेड हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इस प्रकार 2 + 2 जो है वो नेसेसरी फैक्ट है, लेकिन एम्पेरिकल जनरलाइजेशन से जो फैक्ट्स आते हैं वो कंटिंजेंट फैक्ट्स होते हैं। अब ये डिस्टिंक्शन जो एम्पिरिकल नॉलेज के बीच में और जो ए प्रायरी नॉलेज है उसके बीच में, ये यहां से हमें एक समझ में आता है। जो एम्पिरिकल नॉलेज होती है वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है, और जो मैथमेटिकल नॉलेज होती है वो ए प्रायरी होती है। और ये यूनिवर्सली ये बात सत्य है
और ये नेसेसरली ट्रू है। अब एम्पिरिकल वर्सेस नेसेसरी ट्रुथ पे हम लोग आते हैं। Empirical generalizations like all men are mortal are based on repeated observation, but we won't accept them as universally true after just one instance. Empirical truths कुछ अनुभव जन्य सामान्यीकरण वाले जो सत्य होते हैं आपके, जैसे कि ऑल मेन आर मॉर्टल, सारे मनुष्य मरणशील हैं। ये जो आपकी समझ बनी है, ये समझ किसी एक घटना को बार बार होते हुए देखकर ये समझ बनी है। लेकिन ये जो समझ है, ये सिर्फ एक इंस्टेंस को देकर के नहीं बनी है। जबकि जो मैथमेटिकल ट्रुथ की समझ है, वो एक ही इंस्टेंस काफी है उसका। ये किसी प्रिंसिपल को एब्सोल्यूट नेसेसिटी के साथ एस्टैब्लिश करने के लिए, जैसे कि 2 + 2 अगर 4 है तो ये लक्ष्मण की लकीर हो गई। ये बात सत्य होगी। इस सत्य को कभी लांघना नहीं है। 2 और 2 हमेशा 4 है। अब रसल ऐसे ही एक एग्जांपल लेते हैं एक फिक्शनल वर्ल्ड का, कि जोनाथन स्विफ्ट की जो किताब है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, अगर मुझे याद आता है या आप लोगों को याद आता है तो आप बताइएगा। तो जॉनथन स्विफ्ट की किताब में एक स्ट्रूडल बग्स की हु नेवर डाई के बारे में एक परिकल्पना होती है। तो एक ऑल्टरनेट पॉसिबल वर्ल्ड आप इमेजिन कर सकते हैं, जहां पे लोग कभी ना मरते हो। शायद देवताओं की दुनिया में देवता कभी ना मरते हो, या वो इंसान कभी ना मरते हो जो वहां पहुंच जाते हो। तो आप ऐसे एक दुनिया का की के बारे में इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन आप किसी ऐसे दुनिया के बारे में इमेजिन नहीं कर पाएंगे जहां 2 और 2 5 होता है, क्योंकि ये आपकी सारी समझ के प्रति एक द्वंद पैदा कर देगी। तो इस प्रकार से जो एम्पिरिकल ट्रुथ है, जो अनुभव जन्य सत्य है, वो कंटिंजेंट हैं, और जो मैथमेटिकल ट्रुथ्स हैं, जो गणितीय सत्य हैं, वे तार्किक हैं, आवश्यक हैं, नितांत सत्य हैं और अपरिवर्तनीय हैं। दे आर अनचेंजेबल। अब मैथमेटिकल और लॉजिकल जजमेंट्स पे चर्चा करते हैं। मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ट्रुथ्स आर सेल्फ एविडेंट वंस वी ग्रास्प देयर फंडामेंटल मीनिंग, नो इन्फरेंस इज रिक्वायर्ड। जो मैथमेटिक्स के ट्रुथ हैं, जो लॉजिक का ट्रुथ है, वो सेल्फ एविडेंट है, वह स्व प्रकाशमान है, वह स्व स्थापित सत्य है, और उस पे आपको किसी मंत्रणा की, किसी अनुमान की आवश्यकता नहीं होती। और ये जितने भी आपके ये जो रीजनिंग वाले ट्रुथ्स हैं, जो मैथमेटिकल ट्रुथ्स हैं, जो लॉजिकल ट्रुथ्स हैं, इन सारों के पीछे दो रीजनिंग के मेथड्स हैं, जिन्हें हमने पिछले भी लेक्चर में डिस्कस किया था। एक होता है डिडक्शन और एक होता है इंडक्शन। डिडक्शन में आप एक यूनिवर्सल केस को लेकर के, एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट को लेकर के, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंस्टेंस को कंप्यूट करते हैं, या उस एक स्पेसिफिक इंस्टेंस पे आप डिड्यूस करते हैं, या डिडक्शन के प्रोसेस के थ्रू आते हैं। जैसे कि सारे मनुष्य मरणशील हैं। सुकरात एक मनुष्य है, इसलिए वो मरणशील है। तो इसमें आप इस क्लासिकल एग्जाम्पल के थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि कैसे हम यूनिवर्सल ट्रुथ से हम लोग पर्टिकुलर ट्रुथ पे आ रहे हैं। Up, he argues that our knowledge of mortality comes from observing specific cases A, B, C rather than from an abstract generalization। ये जो नॉलेज है हमारी, जो मरणशीलता के बारे में जो हमारा ज्ञान है, ये स्पेसिफिक केसेस को देख करके, ये पर्टिकुलर केसेस को देख करके हमने इन्फर किया है, rather than एक जनरल एब्स्ट्रैक्ट जनरलाइजेशन के। क्योंकि सोक्रेटिस सिर्फ एक केस था, इसलिए इंडक्शन जो है वो एक ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें देता है ट्रुथ की, rather than a claim that all men are mortal।
सुकरात का मरना, अरिस्टोटल का मरना या ये इंडिविजुअल इंस्टेंसेस जो हैं, ये हमारे प्रोबेबिलिटी को ज़्यादा बढ़ाते हैं, रादर दैन कि आप ये ब्रॉड सा क्लेम कर दें कि ऑल मेन आर मॉर्टल। क्यों? क्योंकि आप इंडिविजुअल केसेस को तो देख सकते हैं, लेकिन आप जो ब्रॉडर क्लेम कर रहे हैं, उसके ट्रुथ वैल्यू को आप वेरीफाई नहीं कर सकते। रसेल इसलिए कंक्लूड करते हैं कि डिडक्शन जो है वो ए प्रायरी ट्रुथ को सूट करता है, और जो इंडक्शन है वो एम्पिरिकल जनरलाइजेशन के लिए ज्यादा यूजफुल है, जहां पे आप कुछ डिग्री ऑफ सर्टेनिटी तो एश्योर कर सकते हैं। डिडक्शन ए प्रायरी ट्रुथ्स के लिए है, और इंडक्शन ज्यादा प्रेफरेबल है एम्पिरिकल जनरलाइजेशन के लिए। अब हम लोग ये चैप्टर कंक्लूड करते हैं और देखते हैं कि क्या मुख्य बातें रही हैं हम जो हमें इस चैप्टर से हमें सीखने को मिली। रसेल ने हमें बताया कि रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म के बारे में डिस्कशन करके अपना खुद का जो इंस्टेंस है, फिलोसॉफिकल इंस्टेंस है, वो उन्होंने बताया कि कैसे जो आपकी नॉलेज है वो एक्वेंटेंस पे निर्भर है, या वो जो डिस्क्रिप्शन पे निर्भर है, वो सेंसरी डेटा पे डिपेंडेंट है। फिर उन्होंने इंडक्शन और डिडक्शन के जो पद्धतियां हैं उन पे उन्होंने अपने कमेंट्स दिए, और अपनी जो थ्योरी है, एक प्रकार से रियलिज्म की जो थ्योरी है, उस पे उन्होंने एम्फेसिस दिया और ये बताया कि जो रियलिटी है वो फंडामेंटल कंपोनेंट से बनी हुई है। जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म की थ्योरी है, कि लॉजिकल एटॉमिज्म की थ्योरी जो है, कि आपका जो रियलिटी है वो फंडामेंटल, उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो लॉजिकल यूनिट्स हैं, उन पे आपकी रियलिटी बेस्ड है। फिर इसके बाद में उन्होंने ये हमें बताया कि कैसे जो आपका एक्सपीरियंस है वो सारे नॉलेज का बेसिस है। ठीक है, ये इवन आपका ए प्रायरी नॉलेज, जैसे कि 2+2, ये आपके प्रायर एक्सपीरियंस पे ही डिपेंडेंट है। अगर आपको प्रायर एक्सपीरियंस पे नहीं होगा तो आप शायद उस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट ही ना करें। फिर रसेल ने हम डिस्कशन में लेके आए वो ए प्रायरी नेसेसिटी को और एम्पिरिकल जनरलाइजेशन को। ए प्रायरी जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो नेसेसरी फैक्ट्स होते हैं, जबकि जो एम्पिरिकल जनरलाइजेशंस होते हैं वो कंटिंजेंट फैक्ट्स होते हैं। और आखिरी में रसेल ने दिखाया कि कैसे ए प्रायरी एथिकल नॉलेज जो होती है, जो कि लॉजिक और मैथमेटिक्स से परे होती है, रसेल ये सजेस्ट करते हैं कि जो एथिकल वैल्यूज हैं वो हमारे इमीडिएट जजमेंट्स हैं, और वो एक्सपीरियंस से नहीं है। रसेल कह रहे हैं कि अगर हम ए एथिकल नॉलेज को ए प्रायरी नहीं माने तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। फिर आप कैसे जजमेंट पास करेंगे? हो सकता है कोई बहुत बुरा करता हो और उसके साथ सब अच्छा होता हो, ये आपके इमीडिएट जजमेंट में हो, तो उस हिसाब से आपको भी बुरा करना चाहिए। तो रसेल जो है, जो एथिकल नॉलेज है उसके बेसिस को ए प्रायरी ले रहे हैं, और इस पे जो डिस्कशन है वो हम लोग आगे करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।